मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी जिन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया है, मैं विशेष रूप से उन बच्चों का अभिनंदन करते हुए माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में केसी इंटरनेशनल स्कूल ने जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए जिस नॉलेज कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को निर्मित करने का प्रयत्न किया है, मैं उसके लिए भी स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल तथा सभी टीचर्स के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस अवसर पर बच्चों के लिए एक बात कहूंगा कि ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड विथ फोकस एंड परसिस्टेंस टू फुलफिल योर ड्रीम। एक समय था जब एजुकेशन और चिंतन की वजह से भारत विश्व गुरु माना जाता था। वह स्थान और गौरव हम पुनः हासिल कर सकें, इस एकमेव लक्ष्य के साथ अब हमें आगे बढ़ना होगा और स्वयं को फिर से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों जैसे महान केंद्र स्थापित करने वाले अपने पूर्वजों का सच्चा उत्तराधिकारी हमें खुद को साबित करना होगा। मैंने युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता की प्रशंसा सदैव की है और मैं देख रहा हूं कि हमारे युवा बदलाव में सबसे आगे हैं तथा विकास की यात्रा का नेतृत्व करने के लिए भी सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं। मैंने देखा है पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में युवाओं की सोच काफ़ी बदली है। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो भयमुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, विकासोन्मुख हो और आधुनिक समाज के प्रति जिस व्यवस्था की पूरी तरह से प्रतिबद्धता, मुझे प्रसन्नता है। इसी संकल्प के साथ आज ये जो वार्षिकोत्सव समारोह है, इसका थीम अभी बच्चों ने बताया, स्काई इज द लिमिट, सोच समझकर ही रखा गया है। अगर हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को देखें तो सिविलाइजेशनल वैल्यूज, एजुकेशन और इकॉनमी, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास दुनिया का कोई देश प्राचीन काल में नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के एक बड़े प्रख्यात इकोनॉमिस्ट अंगस मेडिसिन ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद अभी एक उनकी आर्टिकल छपी और उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में वर्ल्ड GDP में भारत का जो हिस्सा था, शेयर था, वो 33% हुआ करता था। ये बात 11वीं शताब्दी की है। अगर आप तुलना करेंगे उस समय की, तो उस समय वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का कुल शेयर मिला करके ओनली 11% था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दुनिया के विकसित देश माने जा रहे हैं, उनका उस समय वर्ल्ड GDP में शेयर 0.5% हुआ करता था। यानी भारत सामाजिक आर्थिक रूप से अन्य देशों से बहुत आगे था। हजारों साल विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व किया, भारत ने नेतृत्व किया। इसका कारण यह भी था कि हमारी संस्कृति ने हमेशा एकता और उद्यमशीलता पर तथा नॉलेज इकॉनमी पर बल दिया था। 11वीं सदी से शुरू हुए आक्रमण और लूट के दौरान हमारी एकता टूटी, उद्यमशीलता को धक्का लगा और धीरे धीरे हमारी GDP गिरने लगी। और 15वीं शताब्दी के आसपास जो आकलन किया गया, तो ये 33% से घट करके हम 25% दुनिया में अपना योगदान देने लगे। उसके बाद आक्रांताओं का दौर शुरू हुआ। यश, धन, वैभव
हमारे देश से लुटेरों ने लूटने का काम किया। ब्रिटिश राज से जब हमें आज़ादी हासिल हुई, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं के प्रयत्न से 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और 1950 में जब आकलन किया गया तो दुनिया की जीडीपी में हमारा हिस्सा महज 4% रह गया। लेकिन अब समय का चक्र घुमा है। आज भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना है। पिछले 10-11 वर्षों में, 10 साल पहले हम 11वें नंबर पर थे, आज ऊपर उठ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। अब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 में जो आकलन किया, आज दुनिया की जीडीपी में हमारा योगदान, माने भारत का योगदान 15% है, 15% है। तो 50 से 2023 की जो यात्रा है 4% से 15% हमें पहुंचाई है। लेकिन ये हमारा संतोष का विषय नहीं होना चाहिए। हमें उस स्थान को प्राप्त करना है जहां पर हम कभी थे। फिर से हमारा शेयर 25%, 33% कैसे पहुंचे, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा, तभी विकसित भारत का सपना हम पूरा कर पाएंगे। हमें सावधान रहना होगा। मैंने आपको चेतावनी भी दी। हमारे अंदर भी कुछ ताकतें हैं जो अस्थिरता बनाने की कोशिश करती हैं। बाहर की भी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि इस स्थिति में भारत आवे। युवाओं और समाज को एक होकर के इन ताकतों को समझना होगा और इन ताकतों से सावधान भी रहना होगा। हमें एजुकेशन सिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन की गति को सदैव आगे बढ़ाना होगा। आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की नॉलेज इकॉनमी को रिवाइव करने के प्रयत्न गंभीर रूप से प्रारंभ हुए। और मैं बार बार कहता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा अनेक ऐसे इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं जिससे हम मॉडर्न ज़रूरतों के मुताबिक क्लासरूम में भी आवश्यक बदलाव कर सकें। इस दिशा में सामूहिक प्रयत्न की और ज़्यादा आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, मैंने प्राचीन भारत की जीडीपी का जिक्र इसलिए आपसे किया ताकि हम अपनी जड़ों को पहचान सकें, उससे हम प्रेरणा ले सकें। हमें अतीत की तरफ ही केवल देखना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। आप सभी अपनी जीवन की यात्रा के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब आपको भविष्य की योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है। और सबसे पहले अपने मन में सेटिस्फैक्शन का, संतोष का भाव कभी मत लाइए। स्टूडेंट्स के लिए सेटिस्फैक्शन का भाव उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा अवरोध होता है, सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आपके भीतर क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं और मन में ये संकल्प बराबर लेते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उस सोच से सृजन शुरू होता है, नया हौसला मिलता है और तब आपकी जीत तय होती है। एक पुरानी कहानी है। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य पर आक्रमण हो गया, हमला हो गया। सेनापति बहुत घबराया हुआ था। राजा के पास गया और राजा से कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और हमारी हार तो निश्चित है। यह कहते हुए सेनापति ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। राजा भी घबरा गए, शायद हम हार जाएंगे। राजा भागे भागे अपने गुरु के पास पहुंचे, उस टीचर के पास जिस टीचर ने उन्हें पढ़ाया था बचपन में। राजा ने पूरी बात उस टीचर को बताई।
टीचर वृद्ध हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि सेनापति ने तलवार जमीन पर रख दी तो उन राजा से कहा कि तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी रहे हो, दो काम करो। पहला, सेनापति को गिरफ्तार करके जेल में डालो, और दूसरा, मुझे आज ही सेनापति अभी तत्काल घोषित कर दो। राजा बहुत असमंजस में थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उस टीचर ने तो जिंदगी में सिर्फ कलम पकड़ी थी, उसका तलवार से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन गुरु में, टीचर में अगाध श्रद्धा के कारण राजा ने वही किया जो टीचर ने कहा था। सेनापति को जेल में डाल दिया गया और जो टीचर था वो सेनापति घोषित हो गया। वो अपनी छोटी सी सेना लेकर युद्ध के मैदान के लिए चल पड़ा। युद्ध के मैदान से थोड़ा पहले एक मंदिर था। टीचर ने अपने सैनिकों से कहा, युद्ध के पहले जरा परमपिता परमात्मा की पूजा कर ली जाए और इनसे पूछ लेते हैं कि युद्ध में हमारी हार होगी या जीत होगी। सैनिकों ने कहा, लेकिन ईश्वर की भाषा हम कैसे समझेंगे? वो टीचर जो सेनापति बना हुआ था, उसने कहा कि उस भाषा को मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो। और हाथ जोड़ करके उसने सोने का एक सिक्का निकाला और कहा, ये सिक्का मैं उछाल रहा हूं, सिक्का सीधे गिरेगा तो हमारी जीत होगी, सिक्का अगर उल्टा गिरा तो हमारी हार होगी। टीचर ने सैनिकों से कहा कि आओ हम सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछाला और सिक्का सीधा गिरा। फिर टीचर ने सैनिकों से कहा कि अब हमारी जीत सुनिश्चित है, तुम लोग हारना भी चाहोगे तो हार नहीं सकोगे, जानबूझकर भी कोशिश करोगे हारने की तो ये ईश्वरीय वरदान है, तुम्हें जीत ही मिलेगी। एक छोटी सी सेना बड़े उत्साह से युद्ध के मैदान में उतरी और अपने से दुगनी बड़ी सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। जब जीत कर सैनिक लौटने लगे तब टीचर ने कहा कि देखो, एक रहस्य की बात बताता हूँ। सिक्के के दोनों साइड एक ही तरह के थे जो सिक्का हमने उछाला था, और वह जीत इसलिए हुई कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ साथ पूरी सेना में आत्मविश्वास था, नियत कर्म और जीत के प्रति लक्ष्य का कमिटमेंट था। हम जीत इसलिए गए कि हमारी सोच में जीत घर कर गई थी। ईश्वर के आशीर्वाद से मन में ये विचार और गहरा हो गया कि हम तो हार ही नहीं सकते, हमें तो जीतना ही है। मन में अगर शिखर प्राप्त करने का विचार गहरा है बच्चों, तो आपके बड़े से बड़े संकल्प और सपने भी जरूर साकार होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आज मैं उपस्थित सभी टीचर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि टीचिंग और लर्निंग को नए सिरे से देखने की जरूरत है। टीचर वास्तव में स्कूल का नर्वस सिस्टम होता है। अब आपका काम केवल टीचिंग नहीं है। टीचर सिलेबस डिलीवर करने का माध्यम महज नहीं है, बल्कि टीचर का काम बच्चे को समझकर, उसके भीतर के टैलेंट को देखकर उसकी मेंटरिंग करना है। टीचर का काम तो जौहरी का है, उस अनगढ़ हीरे को तराशना है। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम टीचर और टीचिंग की डेफिनेशन को बदल दें। टीचिंग को अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो लगता है कि टीचर क्लास में आकर सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है। क्लास में जितने बच्चे हैं वह उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेसिंग के दौरान बच्चा कितना सीखता है, इसका कोई मेजरमेंट, उसे मापने का क्या पैमाना होगा, अब हमें इसे तय करना होगा। मेजरमेंट हम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब सिर्फ एक तरफा इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होगी तो उसमें 1-to-1 इंगेजमेंट की गुंजाइश ही नहीं रहती।
ये सच्चाई है कि बिना टीचर स्टूडेंट के एंगेजमेंट के बिना लर्निंग संभव नहीं है, और अगर लर्निंग नहीं है तो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब ही लर्निंग है। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को एजुकेशन नहीं माना जा सकता। टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट, लर्निंग से ही स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन हम पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग टीचर नहीं हैं, आप मेंटर हैं। समाज या अभिभावक बड़े विश्वास से अपने बच्चे को आपको सौंपता है। आपका काम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं है, स्टूडेंट्स के स्किल्स को निखारना ये आपका दायित्व है। उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्हें लर्निंग के लिए प्रेरित करना ये आपका दायित्व है। अब पुराने करिकुलम के बजाय आपको स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सिखाने होंगे। उसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स की ज़रूरत है। हर एक परिस्थिति में तभी वह रिलेवेंट रह सकता है। कोर सब्जेक्ट्स के साथ स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी को कैसे नर्चर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए इनोवेशन के प्रति बच्चे में कैसे इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। अब इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और मेरा इस बात पर गहरा यकीन है कि जो स्टूडेंट क्रिएटिव होगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर लेगा, वही भविष्य में कुछ नया सर्जित कर सकता है। इसलिए सभी टीचर से मेरा विशेष आग्रह होगा कि हर एक स्टूडेंट्स में मौजूद रचनात्मकता को हमें तलाशना भी है, उसे तराशना भी है, और उसके भीतर साइंस और संस्कार दोनों का सामंजस्य भी स्थापित करना है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के भविष्य और विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए हम पवित्र सेवा भाव से इस कार्य को करेंगे। मैं एक बार पुनः केसी इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को हृदय से बधाई देता हूं, और बच्चों के उज्जवल भविष्य की फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।